एवरीवन, माय नेम इज मुहिदा। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नेम द थ्री ऑर्डर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कौन से 3 कैटेगरीज के लोग हुआ करते थे। फर्स्ट तो क्लर्जी पीपल हुआ करते थे, सेकेंड नोबल्स हुआ करते थे और थर्ड में पीजेंट्स हुआ करते थे। इन 3 कैटेगरीज के लोगों को या फिर इन 3 ऑर्डर्स में जो सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, इन सारा का सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और पूरे के पूरे क्लास 11th हिस्ट्री में सबसे इजी चैप्टर है। In this chapter, we shall learn about the socio-economic and political changes which occur in Western Europe between the 9th and 16th century. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? 9th and 16th century। कौन सी सेंचुरी? 9th and 16th century में कौन कौन से चेंजेस हुए? सोशल चेंजेस क्या हुए थे? इकोनॉमिक चेंजेस क्या हुए थे? पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए थे? कहाँ पर? वेस्टर्न यूरोप में। वेस्टर्न यूरोप में वो कौन कौन से चेंजेस हुए, कौन से टाइम पीरियड में? 9th and 16th सेंचुरी में। After the fall of the Roman Empire, many group of Germanic people from Eastern and Central Europe occupied region of Italy, Spain and France. After the fall of the Roman Empire, class 11th हिस्ट्री चैप्टर 2 में हमने देखा था कि एक ऐसा एम्पायर जो कि 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, वो रोमन एम्पायर था। तो रोमन एम्पायर एक टाइम पीरियड में उसके पीक पर था और कुछ समय बाद वो फॉल डाउन भी होने लगा था। जैसे ही आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर क्या हुआ, जो रोमन एम्पायर के या फिर यूरोप के वेस्ट साइड में जर्मनिक पीपल, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, जर्मनिक पीपल, वो लोग क्या किए थे? इटाली, स्पेन एंड फ्रांस की जो जगह थी उसको ऑक्यूपाई करके रखा था। और ये कहां से आए थे? ये ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप से आकर इन 3 जगहों पर अपना कंट्रोल को जमा लिया था। In the absence of any unifying political force, military conflict was frequent. अब उस टाइम पीरियड में कोई भी एक ऐसा पॉलिटिकल फोर्स नहीं था या फिर एक ऐसा कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता था जिसमें लोग मिलजुल कर रह सके, मिलजुल कर काम हो सके, बल्कि वहां पर क्या होता था? छोटी छोटी बातों पर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। हर छोटी छोटी बात पर लोग लड़ा करते थे and the need to gather resources to protect one's land became very important. और उस टाइम में जो अपनी रिसोर्सेस हुआ करते थे, जो अपनी लैंड होती थी, जो जमीनें होती थी, उसको प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाज देयरफॉर सेंटर्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ लैंड। और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मेन मुद्दा क्या होता था कि जो जमीनें हैं उसे कंट्रोल किया जाए, उस पर अपना कब्जा को जमा लिया जाए। तो कहने का मकसद ये है कि वो सबसे ज्यादा अगर अहम उन लोगों के लिए था तो अपने रिसोर्सेस को, अपनी लैंड को कंट्रोल करना। इट फीचर्स वर डिराइव्ड फ्रॉम बोथ इंपीरियल रोमन ट्रेडिशन एंड जर्मेनिक कस्टम। और ये जो इनके फीचर्स थे वो कहाँ से डिराइव हुए थे? वो इंपीरियल रोमन ट्रेडिशन से भी और जर्मनिक कस्टम। ये जर्मनिक पीपल हुआ करते थे जिन्होंने क्या है, रोमन एम्पायर के वेस्ट में रहते थे, जो सेंट्रल ईस्टर्न साइड से जाकर वेस्ट में रहते थे। इनके खुद के भी कुछ कस्टम्स होंगे, कुछ रोमन के इंपीरियल रोमन के ट्रेडिशंस होंगे। तो ये जो भी क्या करते थे, इनके जो भी फीचर्स हुआ करते थे वो कहाँ से थे? इंपीरियल रोमन ट्रेडिशन और जर्मनिक कस्टम से। Christianity, the official religion of the Roman Empire from the 4th century। 4th century में यानी कि रोमन एम्पायर में 4th century से लेकर क्रिश्चियनिटी को एक ऑफिशियल रिलीजन बना दिया गया था। Survived the collapse of Rome gradually spreads to Central and Northern Europe। और ये जो 4th century में तो ऑफिशियल रिलीजन को बना दिया गया था, उसके बाद भी यानी कि रोमन एम्पायर जब कोलैप्स हो गया, फिर भी ये क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी को ही ऑफिशियल रिलीजन बनाना ये स्प्रेड होने लगा। रोमन एम्पायर के जो दीगर प्लेसेस हुआ करते थे जैसे सेंट्रल यूरोप, नॉर्थर्न यूरोप, द चर्च आल्सो
The church also became a major landholders and political power in Europe. ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना लिया जाए तो उस पर जो चर्च हुआ करती थी वहां से मेन पॉलिटिकल पावर को डिराइव किया जाता था। जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, मेजर लैंड ओनर्स हुआ करते थे, वो चर्च के ऊपर कंट्रोल किया करते थे। वहीं से जो भी पर डिसीजंस होना था, जो भी पॉलिटिकल पावर होना था, वहीं से डिराइव होती थी। The three orders. The focus of this chapter are three social categories: Christian priest, land-owning nobles, and peasant. The three orders इस चैप्टर में तीन कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया गया है। वो थ्री कैटेगरीज के लोग कौन थे? फर्स्ट थे प्रीस्ट, क्रिश्चियन प्रीस्ट, यानी कि चर्च में जो पुजारी हुआ करते थे, जिन्हें प्रीस्ट कहा जाता है, वो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हुआ करते थे। अगर ऑफिशियल रिलीजन अगर क्रिश्चियनिटी था और मेन पॉलिटिकल पावर अगर चर्च से डिराइव होती थी, तो वहां पर सबसे ऊंचे तबके में या फिर सबसे ऊंचे पोजीशन में कौन रहा करते थे? वो रहते थे क्रिश्चियन प्रीस्ट हुआ करते थे। सेकेंड कैटेगरी किसकी थी? लैंड ओनिंग नोबल्स, बड़े बड़े जमींदारों जो जमींदार हुआ करते थे, जिन्हें नोबल्स कहा जाता था, वो सेकेंड कैटेगरीज में रहते थे। और थर्ड थे पीजेंट्स। द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री groups was an important factor in shaping European histories for several centuries. और ये जो चेंजिंग रिलेशनशिप है किसके बीच में? इन प्रीस्ट के, लैंड ओनर्स के और पीजेंट्स के, इनके जो रिलेशनशिप है, जो एक ग्रुप से थ्री ग्रुप्स थे, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया यूरोपियन हिस्ट्रीज को बहुत सारे सेंचुरीज से। यहां तक आप सभी को क्लियर है? नेक्स्ट, over the last 100 years, European historians have done detailed work on the histories of region, even of individual village. 100 सालों से, ओवर द लास्ट 100 इयर्स, पिछले 100 सालों से यूरोपियंस हिस्टोरियंस ने बहुत ही ज्यादा डिटेल वर्क किया था वहां की हिस्ट्रीज लिखने के, वहां के रीजन्स के बारे में लिखने के, इवन वहां का जो इंडिविजुअल विलेज हुआ करता था, एक इंडिविजुअल छोटे छोटे विलेज भी हुआ करते थे, तो उनके बारे में बहुत ही उम्दा और डिटेल वर्क किया था। कहाँ के स्कॉलर्स ने? यूरोपियन स्कॉलर्स ने। This was possible because from the medieval period there is a lot of material in the form of documents, details of land ownership, prices and legal cases. और क्यों ये सब पॉसिबल हुआ था? क्योंकि मेडिवल पीरियड से, अब मेडिवल पीरियड कब है? 5th and 15th सेंचुरी। यहाँ पर मेडिवल एरा के बारे में मेंशन है। See here. The term medieval era refers to the period in European history between the 5th and 15th century. Medieval era का मतलब क्या है? Medieval era का मतलब 5th and 15th century, इस टाइम पीरियड में, यानी कि 5th से लेकर 15th सेंचुरी के बीच के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? यूरोपियन हिस्ट्री के एतबार से उस टाइम पीरियड को मेडिवल एरा कहा जाता है। अब क्या क्या इसके सोर्स रहे हैं? कैसे हमें इतना सारा पता चला रोमन हिस्ट्री के बारे में? Over the last 100 years, European historians have done detailed work on the histories of region, even of individual village. पिछले 100 सालों से जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने काफी कुछ डिटेल में लिखा था उस जगहों के बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में। ये कैसे पॉसिबल हुआ था? तो वहां का दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज फ्रॉम द मेडिवल पीरियड देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिटेल ऑफ लैंड ओनरशिप, प्राइसेस एंड लीगल केसेस। ये सारा का सारा पॉसिबल कैसे हुआ था? क्योंकि उनके पास डिटेल के डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, डिटेल में लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे। कौन से टाइम पीरियड में? मेडिवल पीरियड में, 5th and 15th सेंचुरी के बीच में इनके पास बहुत सारे मटेरियल्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल, जिस चर्च
kept record of birth, marriages and death, which have made it possible to understand the structure of families and of population. कैसा पॉसिबल हुआ? क्योंकि वहां पर जो उनका ऑफिशियल रिलीजन क्या था, क्रिश्चियनिटी था। तो असल पावर कहाँ से डिराइव होती थी? तो चर्च से डिराइव होती थी। अब चर्च में ही सारा का सारा रिकॉर्ड भी रखा करते थे। कैसा रिकॉर्ड रखते थे? जितने भी मैरिजेस हुए थी उसका रिकॉर्ड वहां पर होता था, कितने लोगों का बर्थ हुआ था, कितने लोग पैदा हुए थे, सारा का सारा रिकॉर्ड वहीं पर था। और कितनों की डेथ हुई थी उसका भी रिकॉर्ड किधर पर था? चर्च में हुआ करता था। तो हिस्टोरियंस क्या किए, पिछले 100 सालों में इन्हीं रिकॉर्ड्स को लेकर इनकी स्टडी करके इन्होंने पता किया कि वहां की फैमिलीज कैसी हुआ करती थी, वहां की फैमिलीज कैसी हुआ करती थी, वहां की पॉपुलेशंस कैसी हुआ करती थी। तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की मदद से उन्होंने पता किया था। The inscription in churches give information about trader association, and songs and stories give a sense of festivals and कम्युनिटी एक्टिविटीज। और इसके अलावा भी, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी इनके पास एक ऐसी चीज थी जिससे उन्होंने ट्रेडर एसोसिएशन के बारे में, कौन कौन से ट्रेडर एसोसिएशन हुआ करते थे, कौन कौन सी सॉन्ग्स हुआ करते थे, और कौन कौन से क्या है फेस्टिवल्स हुआ करते थे, स्टोरीज क्या क्या होती थी, कम्युनिटी एक्टिविटीज क्या क्या होती थी, इनके बारे में भी पता किया। कैसे पता किया था? तो इन्होंने पता किया था इंस्क्रिप्शंस की मदद से। इंस्क्रिप्शंस क्या है? किसी भी हार्ड रॉक पर या फिर किसी भी पत्थर पर कार्व करके लिखा जाता है, जिसे इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। तो इन्हीं इंस्क्रिप्शंस की मदद से इन्होंने क्या किया था, अच्छा खासा उस टाइम पीरियड के पॉपुलेशन के बारे में, एसोसिएशंस के बारे में, सॉन्ग्स के, स्टोरीज के, फेस्टिवल्स के और कम्युनिटी एक्टिविटीज के बारे में काफी कुछ पता किया था, उसके बारे में लिखा। इससे हमें उस टाइम पीरियड के बारे में काफी कुछ पता चला है। All this can be used by historians to understand economic and social life and changes over a long period, like increase in population, or over a short period, like peasants revolt। ये जितने भी रिकॉर्ड्स थे, जितने भी इंस्क्रिप्शंस थी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, ऑल दिस कैन बी यूज्ड बाय हिस्टोरियंस। इन सारे एविडेंस को क्या किया, हिस्टोरियंस ने क्या किया था, इसे यूज किया था। किस लिए यूज किया था? अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या अंडरस्टैंड करने के लिए? उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, उस टाइम में सोशल लाइफ कैसी थी, और वहां पर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से चेंजेस होने लगे। इवन वहां पर जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती थी उसके बारे में भी पता किए, और वहां पर जो शॉर्ट पीरियड के जो जैसे पीजेंट्स रिवॉल्ट होता था उसके बारे में भी पता किया था। पॉपुलेशन के बारे में पता कैसे किया था? क्योंकि उनके पास जितने लोग पैदा हुए थे उनका रिकॉर्ड था, उनके डॉक्यूमेंट्स थे, और जितने लोग की डेथ हुई थी उनका भी रिकॉर्ड था। इससे उन्होंने कुछ बड़ी चीज के बारे में जैसे पॉपुलेशन के बारे में पता किया, और छोटी छोटी चीजों के बारे में भी जैसे पीजेंट्स के रिवॉल्ट्स के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ पता किया था। नेक्स्ट, of the many scholars in France who have worked on feudalism, one of the earliest was Bloch। बहुत सारे यूरोपियन यानी कि जो पर्टिकुलरली जो फ्रांस थे, फ्रांस के बहुत सारे स्कॉलर्स ने किस पर काम किया था? फ्यूडलिज्म पर काम किया था। अब फ्यूडलिज्म का मतलब क्या है? फ्यूडलिज्म का मतलब मेडिवल एरा में, कब था मेडिवल एरा? 5th and 15th सेंचुरी। इस मेडिवल एरा में कौन कौन से पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, बहुत सारे कौन से रिलेशनशिप्स थे, कौन कौन से चेंजेस थे, इसका जो मीनिंग है फ्यूडलिज्म नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में बताई गई है। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट वॉज ब्लोच। जो इस फ्यूडलिज्म पर वर्क करने में सबसे पहले कौन थे? ब्लोच थे। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ब्लोक भी हो सकता है, ब्लोच भी हो सकता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। तो उनमें अर्लियर कौन थे? ब्लोच थे। मार्क ब्लोच was one of the group of scholars who argued that history consists of much more than just political history, international relation, and the life of great peoples। He emphasized the importance of geography in shaping human life। तो इनके मुताबिक क्या है, हिस्ट्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो क्या है पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ा जाए, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ा जाए, या फिर वहां पर
जो ग्रेट ग्रेट लोगों की जिंदगियां हैं, जैसे राजा महाराजा, नोबल्स, क्रिश्चियन प्रीस्ट, सिर्फ इनके बारे में पढ़ना ही हिस्ट्री नहीं है, बल्कि इनके मुताबिक हिस्ट्री क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। क्या है इनके मुताबिक, इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन शेपिंग ह्यूमन human history and the need to understand the collective behavior or attitude of groups of people। तो इनके एतबार से हिस्ट्री क्या है कि वहाँ के ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंस के बारे में पता करना, वहाँ के लोगों के एटीट्यूड के बारे में, वहाँ के लोगों के बिहेवियर के बारे में पता करना भी हिस्ट्री है। ब्लोच फ्यूडल सोसाइटी, ये जो मार्क ब्लोच थे, इनकी एक किताब भी है जैसे फ्यूडल सोसाइटी, वो इज अबाउट यूरोपियन पर्टिकुलरली फ्रेंच सोसाइटी बिटवीन 900 एंड 1300। तो उन्होंने 900 एंड 1300 के ये जो टाइम पीरियड था जो पर्टिकुलरली फ्रेंच का, तो उसमें उन्होंने डिस्क्राइबिंग इन रिमार्केबल डिटेल सोशल रिलेशन एंड हायरार्कीज, लैंड मैनेजमेंट एंड द पॉपुलेशन एंड द पॉपुलर कल्चर ऑफ द पीरियड। तो उसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में वहाँ की सोशल रिलेशंस क्या थी, सोशल हायरार्कीज क्या थी, लैंड मैनेजमेंट कैसा था, तो वहाँ पर मेन मुद्दा क्या था लोगों के लिए कि अपने रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट किया जाए, अपने जो क्या है लैंड होती थी उस पर कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने उसमें क्या बताया था कि वहां पर लैंड मैनेजमेंट कैसा था, पॉपुलर कल्चर कैसा हुआ था, इन सारे के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है। हिज करियर वाज कट शॉर्टेड ट्रेजिकली व्हेन ही वाज शट बाय द नाजीज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इनका जो टाइम पीरियड था तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नाजीज थे उन्होंने इनकी मर्डर कर दिया था। अगर नहीं करते तो वो काफी कुछ और भी लिखते थे, और भी हमें काफी कुछ पता चलता था, लेकिन उन्होंने जितना टाइम पीरियड तक वो रहे उन्होंने काफी अच्छा लिखा था और डिटेल में लिखा था।